चलिए, सो विल बी डूइंग अ वेरी फ्रेश स्टार्ट बिकॉज आई नो वी आर मीटिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक एंड आप लोगों को रिकॉल भी नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि हम कुछ नया शुरू कर लें। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलें तो जितना हमारा पिछले चैप्टर का रह गया था, चैप्टर नंबर 5 का, वो आप रिमेनिंग घर से एक बार रीड करके आए। ठीक है, चले शुरू करें। आवाज़ नहीं आ रही है और कम आ रही है? अब ठीक है, इसको भी करीब ही आना है माइक। मैं अब बेटर है। एक्चुअली मेरे पास एनर्जी भी नहीं है इतनी। हाँ, फुल है। तो यार ये क्लास तो, इतनी क्लास तो हम बिना माइक के पढ़ा लेते हैं। अरे मैं कह रही हूँ, हेलो, चलो। सो याद करो वो पहली क्लास जब मैंने आपको बताया था हाउ मेनी चैप्टर्स डू वी हैव, राइट? एंड थोड़ा रिकॉल करते हैं। चैप्टर नंबर सबसे पहले जो शुरुआत करी है हमने, दैट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। फर्रे खोल लिए हमने। सो चैप्टर नंबर 2 वाज इन रिलेशन विद, बेसिकली मैंने आपको याद करने की टेक्निक दी थी टैली वगैरह, है ना? यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ऑटोमेट किया था। हमने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमने कहा कि हम ERP लगा रहे हैं, विच इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, इसलिए हमने बाकी के बारे में भी पढ़ा, राइट? हमने पढ़ा था देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज, अगर मैं बात करूँ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में, तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज, जहाँ पर कि हम इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड रिपोर्ट जनरेट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। एंड इसी चीज को हमने क्या किया, पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेटा, हाउ डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द सिस्टम वाया वाउचर्स। ये सब चीजें हमने पार्ट ए में पढ़ी। एंड इसीलिए पार्ट डी जो था चैप्टर का, दैट वाज इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग, MIS रिपोर्टिंग, XBRL एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? देन उसके बाद हमने क्या शुरू किया, चैप्टर नंबर 4 में 2 हिस्से किए हम लोगों ने। 4 का A वॉज इन रिलेशन टू ई-कॉमर्स एंड 4 का B इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। देखा जाए तो वो 2 चैप्टर्स बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, बट फिर भी वो साथ में रखे गए, कोई बात नहीं। सो चैप्टर नंबर 4 का जो A पार्ट है दैट इज इन रिलेशन टू ई-कॉमर्स, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोगों ने ई-कॉमर्स क्यों पढ़ा? अगेन द ट्रेडिंग has become automated. Just a second. Okay, so in case of chapter number 4A, क्या पढ़ा अपन लोगों ने? That trading in commerce has been automated. And हम लोगों ने उसके benefits पढ़े, disadvantages पढ़े, risk and controls पढ़े। फिर चैप्टर नंबर 4 के ही B पार्ट ने हमें क्या बताया, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि अपन यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी है जो अपन यूज नहीं कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, जहां पे हमने क्या पढ़ा, दैट बैंक की जितनी भी चीजें होती है वो क्या हो गई, ऑटोमेट हो गई। अब बैंकों में ऑटोमेशन का मतलब क्या है, बैंकों में सॉफ्टवेयर आना। हमने पढ़ा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट उनमें से प्रोमिनेंटली अवेलेबल कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, वाया दो सॉफ्टवेयर्स हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हमने पढ़ा इन चैप्टर नंबर 5। और इवन हमने ये भी पढ़ा कि अगर बैंक्स जो है उनके ऊपर लगने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या होता है, राइट? एंड नाउ इज टर्न ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किसके रिलेशन में है? मिसलेनियस। यानी कि कोई ऐसा कंपनी जो कि ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम से मतलब रखती है, ना ई-कॉमर्स कंपनी है, ना बैंक है, अदर देन दैट। बट मैं एक बात बोलूँ क्योंकि ये मिसलेनियस चैप्टर है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 इवन।
तो आपको बहुत सारी बातें रिपीटेटिव मिलेंगी और बहुत सारी बातें आपको डिफरेंट में मिलेंगी। बट मैं एक बात बोलती हूँ, दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। कब शुरू होगा कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या हुआ, हंस रहे? It was sounding very bad. वंश, पीठ पीछे क्यों वार कर रहा है? पीठ पीछे क्यों वार कर रहा है? छोटे बच्ची हो क्या? तुम ऐसे लड़ रहे झगड़ रहे हो, दिमाग जल गया? पढ़ने का मूड तुम्हारा लग नहीं रहा, आज तुम झगड़े ही करोगे। ये अच्छी क्लासरूम नहीं लग रही मेरे को, अपने जच नहीं रही है ना। चलो कोई बात नहीं, अपने को फिर भी पढ़ाई करनी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 मिसलेनियस टॉपिक से डील करता है। ये बात करता है कि अपन लोग नॉर्मल ग्राउंड्स पे ऑटोमेशन कैसे करते हैं, या नॉर्मल ग्राउंड्स पे जब हम ऑटोमेशन करते हैं किन किन चीज़ों को ऑटोमेशन करना चाहिए, किसके नहीं करना चाहिए, ऑटोमेशन करने के क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ऑटोमेशन करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट ऑटोमेशन। अगर मैं ऑटोमेशन की बात करती हूँ तो अगेन ऑटोमेशन करने में क्या रिस्क है, फिर क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए so chapter number 1, the name is, आपको पता है इससे पहले इस चैप्टर का नाम ये नहीं था। इससे पहले इस चैप्टर का नाम था BPA। क्या नाम था? BPA, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। और उसके बाद इस चैप्टर का नाम हटा के कर दिया गया ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। बस यही करा उन्होंने, बात तो बराबर ही है। ओके मैं अभी कोई फ्लो चार्ट नहीं बनवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ओके, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बिजनेस, you understand this word? You understand process? That means every process has now been automated. Say for example, अगर मेरा ड्राई क्लीन करने का काम है तो आई एम नॉट डूइंग इट बाय माई सेल्फ, बाय माई हैंड्स और यूजिंग एनी मैं ज़्यादा लेबर यूज़ नहीं कर रही हूँ। दिस इज मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर एंड इट इज़ मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अगर अपन घर की बात करें तो अपन लोग घर में हाथ से पहले कपड़े धोते थे, अब क्या आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, इसके अंदर कपड़े डालो धो के दे देती है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑटोमेशन। सो हमने क्या अंदर डाला, टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी अंदर डालते ही क्या हुआ, हमारी सब चीज़ें क्या हो गई, ऑटोमेट हो गई। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि चीज़ों में हमने क्या डाल दी, टेक्नोलॉजी डाल दी। सेल्स ई कॉमर्स, अमेजोन ने सेल्स को क्या कर दिया, पूरा ऑटोमेट कर दिया। सप्लाई चेन, अगेन वी रेड दिस थिंग इन द ई कॉमर्स, राइट। चाहे आपका ई डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ई प्रोक्योरमेंट हो, उसको भी क्या कर दिया हमने, ई वर्ड लगा के ऑटोमेट कर दिया। ये इसकी डेफिनेशन है, सुनते हैं देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस, यानी कि अपने काम में क्या लगा देना, ऐप बेस्ड काम कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड पहले क्या किया, जैसे मान लो ये कोई ऐप है, ठीक है, पहले हमने काम को ऐप के थ्रू करा और फिर हमने क्या कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम इस ऐप के थ्रू ही होगा।
सो क्या बोला, इंटीग्रेटिंग द एप्लीकेशंस, यानी कि पहले हमने एप्लीकेशंस डाली और फिर क्या कहा कि अब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इसी ऐप के थ्रू क्या करेंगे, काम करेंगे। इज दैट क्लियर? मैं वापस एक चीज रिपीट करती हूँ बेटा, अगर मैं बात करूं किसी सिस्टम की, सबसे पहले क्या, डब्बा, डब्बे के अंदर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, पहला कौन सा, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि डब्बे को चालू करता है, और उसके बाद दूसरा, वेरी गुड, जो कि उसको यूजेबल बनाता है, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप अपने फोन में जो भी व्हाट्सएप वगैरह है, आप उसको प्यार से क्या बोलते हो, ऐप बोलते हो ना। तो यानी कि वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात समझ आई? तो यहां पर उसने क्या बोला कि अपन क्या डाल रहे हैं, ऐप। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्ड तो नहीं आएगा, बात समझ आई। हमने क्या इंटीग्रेट करी, एप्लीकेशंस, और फिर क्या कहा कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी ऐप के थ्रू क्या करेगी, काम करेगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? क्या मैं इसमें टेली ईआरपी बोल सकती हूँ? वैसे अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म में जाऊं मैं, तो उसके पास जो काम है उसके लिए वो कौन सा ऐप या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, टेली यूज कर रहा है। वो टेली को क्या किया उसने, इंटीग्रेट किया, और फिर कहा कि आज से मेरी सीए फर्म के अंदर क्या होगा, इसी ऐप का इस्तेमाल होगा। इज दैट क्लियर? चलो यहां पर एमसीक्यू मार्क कर लो, इट की जगह बीपीए, इट की जगह बीपीए आ सकता है। डन ओके। नाउ देखो, ये है ए, ये है बी। ए ना ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, तो बी जो है ए से पूछता है कि भाई तू बीपीए लगा के क्या उखाड़ लेगा, what are the objectives you're gonna achieve by implementing BPA। तो गाइज अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ जाता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन आपको इतू से दिख रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब वो ये क्वेश्चन उसका बहुत ज्यादा फेवरेट है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये लिखो यहाँ पर, इट इज अ हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चन। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, बस समझ लेना। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए। बीपीए लगा के हम क्या उखाड़ लेंगे, सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि अपने को पता है वी हैव अ थिंग कॉल्ड एज आरबीएसी, एंड उसको इंप्लीमेंट करके वी कैन इंश्योर अवर कॉन्फिडेंशियलिटी। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल यहाँ रखी है तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट अगर यहाँ पर एक पेन ड्राइव रखी है और पेन ड्राइव के अंदर कंटेंट है, जब तक उसको पीसी नहीं मिलेगा वो उस कंटेंट को रीड नहीं कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हुई ऑटोमेशन करते ही, इजंट इट? सो कॉन्फिडेंशियलिटी, बात समझ आई। नीचे आते हैं, टाइमलीनेस, यानी कि चीजें क्या हो सकती हैं, हमारे को टाइम पे अवेलेबल हो सकती हैं। अब अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि होमवर्क करके लाए हो, तो तुम क्या कहते हो? असाइनमेंट्स हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 के? आवाज क्या हुआ? चैप्टर नंबर 2 तो फिनिश हो गया ना, असाइनमेंट भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, बट अब चैप्टर नंबर 4। देखा घर पे, मुझे यही आंसर चाहिए था। सो बताओ, अगर मान लो मैं किसी बच्चे को बोलूं कि मेरे को असाइनमेंट दे, तो बच्चा क्या बोलता है, मैम कॉपी घर पे रह गई। वो ये नहीं कि मैंने असाइनमेंट पूरा नहीं किया। तो क्या हुआ,
जो चीज मुझे जब मिलनी चाहिए थी वो मुझे तब नहीं मिली। बट अगर चीजें ऑटोमेटेड होती, यानी कि इससे होमवर्क जो है किया होता इन द सॉफ्ट, यानी कि मैं बोल सकती हूँ यस, तो क्या होता, मैं से बोलती तुरंत मुझे सेंड कर दे। अगर मैं ये नोट्स जिनसे पढ़ा रही हूँ ये मैं घर भूल जाऊं, मेरे ड्राइव पे सेव है, कर सकती हूँ। टाइम पे चीजें मिल जाएंगी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यस, टाइम पर मिलना इज टाइमलीनेस और अवेलेबल हो जाना इज अवेलेबिलिटी। इंटेग्रिटी आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा रखा है, ऑडिट के अंदर भी पढ़ा रखा है। सो वी कैन हैव द इंटेग्रिटी, यानी कि चीजें क्या हो सकती है, मिलजुल कर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी अनऑथराइज अमेंडमेंट्स ना हो। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप 4 बच्चे झुंड बना के बोलते हो ना कि 5वां नहीं आना चाहिए हमारे ग्रुप के अंदर। सिमिलरली हम ऑटोमेशन के थ्रू क्या कहते हैं कि जिसका सिस्टम उसी को साजे, जिसकी फाइल उसी को साजे, कोई भी अनऑथराइज बंदा इसको यूज नहीं करेगा। यानी कि इन्होंने क्या बनाई आपस में, इंटीग्रिटी। दे केम टुगेदर एंड डिड द इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर जो हमने पढ़ा ये और ये आपको फ्री फोकट में देना है। इज दैट क्लियर? एंड यू आर डन, जस्ट 1 पेज इज सफिशिएंट। फर्स्ट और सेम, देखो यहां पर बात कर रहे हैं हम अमेंडमेंट्स की, कि वो बंदा जो है आकर चेंजेस ना कर जाए। तो क्या किया इन लोगों ने, गुट बना लिया। यहां पर क्या कर रहा है, बेसिकली राइट पर्सन की अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। इट इज दैट ओके। और बाकी मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, कोई भी एग्जामिनर सिर्फ सीआर्ट देखता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देखता है इस चीज में। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके चलिए अब मैं वापस आती हूँ फ्लो चार्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट बना हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स इक्वल टू सीआर्ट। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स, यानी कि अगर हमने बीपीए लगा लिया तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बताओ। एक ऐसी चीज जो कि कहीं पर भी आ सकती है, चलो देखते हैं। किसी को मिला कि टाइम एंड कॉस्ट? चलिए, सो टाइम एंड कॉस्ट। अगर बेनिफिट की बात चल रही है तो दोनों बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अगर डिसएडवांटेज की बात करती तो दोनों माइनस में पहुंच जाते। तो टाइम सेविंग एंड रिड्यूस कॉस्ट। टाइम सेव क्यों हो रहा है? मान लो ये जो आप हैंडमेड नोट्स पढ़ रहे हो, मैं इसको ऑटोमेट ना कराऊं इसकी प्रिंटिंग को, तो मतलब मर ही जाऊं लिखते लिखते? नहीं, तो मेरा टाइम कितना सेव हो रहा है। एक बार लिखा फिर उसकी कॉपीज छप रही हैं, यानी कि मैंने एक प्रोसेस को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। एंड रिड्यूस कॉस्ट, क्यों कॉस्टिंग की रिड्यूस हुई? ऑब्वियसली आप एक बात बताओ, आज के टाइम पे ना एक मैन की जो मैन पावर है, उसकी लेबर है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। आप कोई कपड़ा भी लेने जाओ ना, वो बोलेगा सर इस पर हैंडवर्क होके रखा है, हैंडवर्क इज मोर कॉस्टलियर नाउअडेज, राइट? तो वही चीज वो बोल रहा है कि अगर आपने ऑटोमेशन कर दिया दैट इज गोना रिड्यूस दी कॉस्ट। एंड अगर आपके प्रोसेस में कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, यानी कि आपकी कॉस्टिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस भी कम रख सकते हो। सेलिंग प्राइस कम रखोगे तो कस्टमर अट्रैक्ट जल्दी से हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलो अब बात करते हैं इसकी जरा निमोनिक की, और फिर बात करेंगे बाकी सारे पॉइंट्स की। निमोनिक क्या है बेटा? क्वार्टर वेज। क्वार्टर तो यू अंडरस्टैंड, उसके साथ में हम क्या ले रहे हैं, समथिंग वेजिटेरियन। ओके, सो दैट इज अ क्वार्टर वेज। देखो उसके साथ में कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है, खाली तो नहीं जचेगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? वंश इज लाइक मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। चलो ओके, सो क्वार्टर वेज। क्यों से क्या बोला उसने?
क्वालिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं चीज़ों को मैनुअली करने के लिए जाऊंगी ना तो नाउ डेज सिस्टमैटिक चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये दोबारा लिखने बैठूं तो सेम टू सेम ऐसी ही बुक बनेगी क्या? नहीं बन सकती। बट अगर मैं एक बात बोलूँ, इस चीज़ को मैं मशीन मेड कर देती हूँ और तो चीज़ें जो भी निकलेंगी वो दैट विल बी मोर क्वालिटेटिव इन नेचर, एंड आप फिर क्या कर सकते हो, उस पर रिलायबल हो सकते हो। अब अगर मान लो मुझे कोई काम करने के लिए दे कि मैम एक बुक और ऐसी बना दो, तो मैं जब सेकेंड टाइम उसको बनाऊंगी ना तो सेकेंड टाइम जब बस सामने वाले के मन में ना क्वेश्चन मार्क रहेगा, पता नहीं कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। बट अगर मैंने ऑटोमेट कर दी तो पता है मशीन जो है ये इनपुट लेती है और यही आउटपुट देती है। सो क्वालिटी और रिलायबिलिटी इट गोज टुगेदर। Higher the quality, higher the reliability. Okay, so Q stands for quality, T stands for time saving, and R stands for reduced cost. तो cost क्या हो रही है? reduce, time क्या हो रहा है? save, और quality क्या हो रही है? enhance. अब बात करते हैं वेज की। विजिबिलिटी अभी छोड़ते हैं, एफिशिएंसी बताओ, इसको मैं पढ़ाऊं। एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। चलिए, एंड नेक्स्ट इज गवर्नेंस। समझेंगे क्या? आपने ये वाला वर्ड पढ़ा है? फुल फॉर्म बताइए, अब इसका मतलब बताइए। मैंने ये थोड़ी पूछा कि कौन होते हैं डीसीडब्ल्यूजी, मैंने कहा ये क्या करते हैं। अरे भैया, दोज चार्ज्ड विद गवर्न, चार्ज मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की? गवर्न करने की भाई। सो दोज चार्ज विद गवर्नेंस का काम क्या होता है? गवर्न करने का होता है। गवर्न करने का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट है तो वो क्या करती है? हमारे देश को गवर्न करती है। सिमिलरली टीसीडब्ल्यूजी किसको गवर्न करती है? ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को गवर्न करती है। अब गवर्न करने का मतलब क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, उसका देख से इम्प्लीमेंटेशन करना, डिसीजन मेकिंग लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में टीसीडब्ल्यूजी को ही तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा ना कि तुमको जो है सारे के सारे काम कंप्लीट करवाने हैं। तो अगर मान लो मैं अपने यहाँ पर ऑटोमेशन करा लेती हूँ और ऑटोमेशन से मुझे पता है क्या क्या फायदे हैं, तो वो सारे फायदे टीसीडब्ल्यूजी को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? उसका काम जो है ना गवर्न करने का, वो आसान हो जाएगा वाया दी ऑटोमेशन। क्यों? क्योंकि चीज़ें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, टीजे ऐप इनेबल्ड है, that means it can be accurately processed, and since it can be accurately processed तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिलाई कर सकती है। आपको पता है होगा पहले जब इलेक्शंस होते थे ना तो हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम चला करता था कि वो पर्ची लिख के डालते थे। अभी क्या करा बताओ? वो एक वेरी गुड मशीन रख दी, आप चिन्ह को देखो, थंब प्रिंट डालो एंड आपका वोट जो है डल गया। क्या किया गवर्नमेंट ने? उस बैलेट की जगह क्या कर दिया? यहाँ पर ईवीएम मशीन ला दी। तो गवर्नमेंट ने गवर्न कैसे किया इस चीज को? ऑटोमेशन लाके। तो आपको नहीं लगता कि चीजें मोर एक्यूरेटली प्रोसेस होंगी? और जब मोर एक्यूरेटली प्रोसेस होंगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? टीसीडब्ल्यूजी को। उसको गवर्न करने के लिए हेल्पफुल है। सो द बेनिफिट गोज टू द गवर्नमेंट in the sense of the Indian economy, and in the sense of the organization it is for the TCWG, because for any organization who is the government, TCWG is the government. Is that clear? बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। सो वेज में मैंने आपको एफिशिएंसी कराया और G stands for गवर्नेंस। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। विजिबिलिटी, जैसे मान लो आप लोगों ने अगर ड्राइविंग करी हो तो रात को कहते हैं विजिबिलिटी थोड़ी कम सी हो जाती है, बोलते हैं, यानी कि आपकी दूरदर्शिता, यानी आप कितना देख पाते हो। विजिबिलिटी का मतलब क्या? आप कितना देख पाते हो। तो द पॉइंट इज, ध्यान से मेरी बात सुनना,
जैसे ही मैं बात करती हूँ ना कोई मैनुअल चीजों की, आपसे बोलो बेटा कितना हो गया, आपको लगे हाँ मैम हो गया हो गया हो गया, आप ना मुझे नहीं सच में बता पाओगे कितना हो गया। बट अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेशन, मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिकली देख सकती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप जो है ना मुझे कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दो, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में क्या सॉल्व करो क्या सॉल्व नहीं करो मुझे तो पता नहीं है। मैंने इसी चीज को ऑटोमेट कर दिया। मैंने कहा ऐसा है, आप एक काम कीजिए, आप इसको एक्सेल पे कीजिए और वो जो एक्सेल शीट है ना उसको मेरे से शेयर कर दीजिए एज अ शेयर डॉक्यूमेंट वाया ड्राइव। आप एक बॉक्स में भी कुछ आइटम लिखेंगे ना मेरे यहाँ पर अपडेट हो जाने वाला है एज एंड व्हेन। तो जो कितना आप लिखते चले जा रहे हैं वो मुझे भी वहीं बैठे अप टू डेट होता जा रहा है, विजिबल होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अमेजोन का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के शॉपिंग करी, मान लो आपने ये सैनिटाइजर खरीदा। जैसे ये सैनिटाइजर आपने खरीदा तुरंत इन्वेंट्री माइनस होगी 1 से, क्योंकि आपने खरीद लिया है, राइट। तो ये क्या है, सीधा सीधा आपको दिख जाएगा जब आप स्टॉक की स्टेटमेंट देखेंगे, जैसे ही सेल्स हुई वैसे ही -1 हो गया, बिकॉज दैट वाज ऑटोमेशन, दैट टू विद द सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो हमारे को चीजें विजिबल होती हैं। और बताती हूँ, आप लोग जब बचपन में अकाउंट्स बनाते थे तो 11th क्लास की बात करती हूँ, इतनी सारी राम ने ये परचेस कर लिया, गुड्स परचेस कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, बहुत सारी एंट्री हुआ करती थी और वो आपसे बोलता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दीजिए, यही आप करते थे। तो सारी की सारी एंट्रीज जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में आप पास करते थे, फिर लेजर्स खोलते थे, फिर ट्रायल बैलेंस करते थे, फिर जाके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ड्रॉ कर पाते थे। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, अब हमने उसका बेसिकली अगर बात करें तो टैली यूज करना चालू कर दिया। जब से टैली आई बेटा, तो टैली ने क्या बोला, टैली ने बोला देखो बेटा, अगर आप 2 जनरल एंट्री भी पास करते हो, अगर आपने 2 जनरल एंट्रीज ही पास कर दी, मैं तो तुरंत उसका रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। विजिबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई? कोई बात नहीं, होता है, थोड़े दिनों बाद मिल रही ना मैं। एक बार क्या हुआ ना, ऐसे ही एक बच्चा था, पता नहीं उसको आदत ही कैसी थी, वो सर ही करके बोलता था सबसे, मैडम से, किसी से भी सर से ही सर करके बात करता था। फिर बहुत कुछ सिखाया, फिर वो ऐसे आप बोला मैडम सर। मैंने कहा भैया कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। फिर एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है आज तो उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं क्लासरूम से जब एग्जिट कर रही थी तो मैंने उसको बोला अब मैं क्लासरूम से एग्जिट कर रही हूँ, यहाँ एग्जिट पॉइंट से लेके जो मेरा जो गेट का एंट्रेंस पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से जाते वक्त जब तक मैं कंप्लीट नहीं चली जाती हूँ तब तक तुम बार बार बोलोगे बाय मैम बाय मैम बाय मैम बाय मैम, बार बार बोलोगे बाय मैम बाय मैम बाय मैम। आई थिंक सो कि उसने कम से कम 50 टाइम्स तो बोल ही दिया होगा, कम से कम मैम तो आया कम से कम उसकी जुबान पे, बाय बोल के ही सही। फिर अगले दिन मैं आई, मैंने उसको बोला हाय बेटा, बाय मैम। मुझे आज भी याद है। चलो, सो दो जनरल एंट्री पास करके भी अपने को क्या दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विजिबिलिटी दिख रही है कि हाँ भैया 2 एंट्री पास हो चुकी हैं, नहीं तो मैनुअल चीज में ये पॉसिबल नहीं होता। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तुम कुछ कह रहे थे और कोई और कुछ कह रहा था? चलो, सो व्हाट्स अ निमोनिक? क्वार्टर वेज। क्यू से क्वालिटी, टी से, आर से, वी से, ई से, गिविंग यू 1 मिनट, एक बारी पढ़ लीजिए अंदर का कंटेंट ओन लैंग्वेज। मैं यहाँ पर आपको मार्क करा रही हूँ, वो आपके कीवर्ड्स बनेंगे और बाकी आपका ओन लैंग्वेज रहेगा। फर्स्ट में रिलायबिलिटी मार्क है और आइडेंटिकली में तो क्वालिटी इनहांस हो रही है, राइट। मतलब जो एक बुक छपेगी सब एक जैसी छपेंगी। टाइम सेविंग, नंबर ऑफ टास्क क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं।
utilizing fewer resources. स्टेटस, विजिबिलिटी किसकी रहती है? स्टेटस की, कि काम कितना हो गया। एफिशिएंसी तो क्या ही है, चलो नेक्स्ट मैंने मार्क कर ही रखा है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूं, मैंने आपको हेडिंग्स याद करा दी है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कीवर्ड्स मार्क कराए हैं वो आपको याद करने हैं। मेरे को चॉकलेट भी लेके आने थे ना, किसके लिए? आप दोनों के लिए, और किसी एक कोई और भी था ना, आपके लिए भी थी ना एक चॉकलेट। आज ना एक मुझे पर्ची बना के देना। डेयरी मिल्क सिल्क भी थी किसी की ना, आप दोनों की थी, ठीक है। हो हो अब उसे कवर करने के लिए बोला है, हम शेयर कर लेंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 11:30 तक नहीं, 11:15 तक। चलो याद करो, सुनूंगी मैं। देखते हैं कि कौन सुना पाता है और अपनी चॉकलेट बुक कर पाता है। हेडिंग और कीवर्ड्स। एक काम करते हैं, आप सभी लोग पेयर पे बैठे हैं, एक जना हेडिंग करेगा। रुक जाओ, एक जना एक हेडिंग करेगा, फिर उसके बाद स्वॉप, नेक्स्ट जना जो सेम जना फिर हेडिंग ना करके ये करेगा। समझ में आया? हाँ, हाँ ऐसा होगा। अब सभी लोग जोड़े से बैठे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सिल्क वाले दे दूंगी अगले वाले क्वेश्चन में। उनके क्वेश्चन के उनके पॉइंट्स देख ले जरा जाके। One minute left. जो जोड़ी सही जवाब देगी उस जोड़ी को मिलेगा। जिसने कम टाइम में बोला, बिना रुके बोला, टाइम सेविंग, क्वालिटी।
practice. Okay, guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vansh and his mate. सबसे पहले वंश, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखिए तो सही. चलिए, अरे एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड. चलिए, गलत हो गया भाई. चलो नेक्स्ट. फिर आप दोबारा, हाँ, फिर आप बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. गलत जा रहा था बेटा. चलो, हाँ, उन्होंने यही बोला, लास्ट पे इनको गड़बड़ हुआ. चलो चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं. सचिन. चलो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सचिन. चलो शुरू करेंगे. पक्का? चलो नेक्स्ट. तो आप अटक गए ना, आप दोनों गर्ल्स. तुम्हारा सही चल रहा सब कुछ, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है. अटकना नहीं था ना. चलो छोटी वाली चॉकलेट. उसको कितनी हंसी आई जैसे टॉफी लिखा ना. ओके गर्ल्स, बोथ ऑफ यू. चलो इधर किस पे आइया. वंश, इनको पीछे से नॉक नॉक करके बोलने की चांस है. गर्ल्स, गर्ल्स तैयार होने में भी टाइम लगाती है और आंसर देने में भी. चलो आप दोनों बता दो. शुरू से करना है फिर. चलो चलो लास्ट गर्ल्स शुरू. हाँ आपकी मर्जी.
बॉयज फर्स्ट चॉकलेट गोes to दिस जोड़ी. ओके सो अब आप ही बचे हैं. ओके हम चाहते हैं थोड़ा ट्विस्ट ले आपके साथ. चलिए आप बुक्स बंद कर दीजिए. ओके सचिन तो अब तू पॉइंट बोलेगा, हेडिंग बोलेगा, किसी को भी पूछ सकता है, वो कीवर्ड्स बताएंगे इन दोनों में से. नहीं 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 चलो नहीं तो बता किससे पूछ रहा है. नहीं 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 तू डिफाइन करेगा कि कौन बताएगा. हैं फीवर मैनेजर फीवर रिसोर्सेज. हाँ ठीक है ओके. चॉकलेट गई सेकंड टर्न. छोटी चॉकलेट अब छोटी चॉकलेट के लिए किससे पूछ रहा है. नेक्स्ट ओके चलो डन. टॉफी. हाँ तो खुद जानती है. अगली बार चांस मिलेगा, पूरा मिलेगा. चलो नेक्स्ट. ओके गाइस सही बात है, इनको असाइनमेंट वाली मिलेगी. गाइस अपन लोग के बेनिफिट्स भी हो गए. ऑब्जेक्टिव्स का निमोने क्या था, बेनिफिट्स का निमोने क्या था, क्या दे दूं मैं. लाई थोड़ी हूँ तो मैं बाद में दूंगी ना. आज मैं खुद आ गया वही बहुत है बेटा. हालत खराब थी आज. वंश चलो ना. इम्प्लीमेंटेशन को भी हम होल्ड पे रख रहे हैं. क्यों होल्ड पे रख रहे हैं? नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, इसको आराम से करेंगे. ओके अब आगे चलते हैं. बीपीए में ना मैं जब आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगी ना बेटा, तो फ्लो चार्ट बनवाते वक्त मैं आपसे जब फ्लो चार्ट का ए पार्ट बनेगा ना, इसी के ही बाइफर्केशन आगे दो पार्ट्स में और जाएगा. ठीक है क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये ऐड होगा और ये ऐड होगा. ये दो चीजें ऐड होंगी. इज दैट क्लियर? चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम ये चैलेंजेस क्या होते हैं बेटा. चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? राइट ऐसी कोई चीजें जो कि आपको नेगेटिव हैं और आपको उनको फेस करना पड़ता है इन द बीपीए. बीपीए स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. जब हम बीपीए करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम हर प्रोसेस को क्या कर दें? ऑटोमेट कर दें.
बट जब हम ऑटोमेट करने पे जाते हैं तो फ्यूअर चैलेंजेस आर इन्वॉल्व, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या ये कह लीजिए कुछ इश्यूज हो जाते हैं। क्या क्या इश्यूज आ जाते हैं? सबसे पहला इशू बेटा क्या है? कॉस्ट, है ना? क्या है? कॉस्ट। क्यों? अगर बैंक की बात करूं, बैंक को अगर अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करना था तो उसने क्या लगाया बेटा? CBS सॉफ्टवेयर। तो कोई सस्ते सॉफ्टवेयर थे क्या जो लगा लिए? नहीं। क्या उनकी हर बारे की हर एक एनुअल चार्जेस नहीं होते होंगे? होते होंगे। तो जो ये कॉस्ट है, क्या ये कॉस्ट हमारे कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ से लाएंगे पैसा? मैं बात करती हूँ जैसे कई बार घरों में क्या होता है, बच्चा ट्यूशन जाने का मन करता है उसका कि हाँ मैं जाऊं तो मैं स्कूटी से जाऊं, जल्दी जा सकता हूँ, टाइम बचा सकता हूँ और धक्के कम खाऊंगा, कम थकूंगा तो पढ़ाई ज़्यादा कर सकता हूँ। बट कई बार घर वालों के लिए इट बिकम्स अ ह्यूज इशू कि भाई हम स्कूटी के 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? नेक्स्ट, स्टाफ रेजिस्टेंस। स्टाफ समझते हो, यानी कि जो लोग उस सॉफ्टवेयर पे क्या करेंगे? काम करेंगे। वो क्या कर रहे हैं बेटा? रेजिस्ट कर रहे हैं। नहीं, हम तो टाइपराइटर से ही खुश हैं। नहीं, हम नहीं टाइपिंग कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। सो स्टाफ क्या करता है? मैनुअल प्रोसेस पे अगर काम हो रखा होता है ना, तो स्टाफ कहता है कि अगर आप उसको ऑटोमेट कर रहे हो तो उसको ह्यूमन नेचर है कि वो रेजिस्ट करेगा। नहीं, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है, वैसे ही चलने दो, मैनुअली ही ठीक है। बहुत मुश्किल से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल पे लेके आ पाते हैं, राइट? और उनको सिस्टम कंप्यूटर्स पे लेके आना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक मन में मेंटालिटी भर चुकी है, एक उनका कल्चर है जो वो डिफाइन करता है कि नहीं भाई सब कुछ मैनुअली अच्छा है। आज भी अगर उनको बोलोगे ना कि मशीन में ना हमारे जो ऊनी कपड़े हैं वो धुल रहे हैं, तो वो कहेंगे अरे मशीन तो बेकार है, उसमें तो रुआ चढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर, हमें तो हाथ से ही धोना है। समझ रहे हो? सो वो आज भी ऑटोमेटिक को लेके, वो आज भी ऑटोमेशन को लेके नेगेटिव विचारधारा रखते हैं। सिमिलरली हमारा स्टाफ भी जो है उसमें भी सेम ये ह्यूमन फैक्टर है। अगर मैं ऑटोमेशन की तरफ जाती हूँ तो वो भी क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। वो भी क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। आज तक मैं भी देखो, अगर आपको ये नोट्स मिल रहे हैं, दीज आर सेमी ऑटोमेटेड। क्यों? क्योंकि बनाए तो हाथ से ही जा रहे हैं। जो इसका नंबर ऑफ कॉपीज बनाने का टास्क है वही तो ऑटोमेट हुआ है, बट जो उसका होने का टास्क है वो तो ऑटोमेट नहीं हुआ। मैं हाथ से लिख रही हूँ। इतनी सारी फैकल्टीज होती हैं, मुझे बार बार कहते हैं कि मैम आप इतनी मेहनत करते हो, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, ये आ जाती हैं, आप हर बारी फिर उस पेज को निकालते हो, फिर वापस से सब पूरा स्कैन होता है, हर चीज़ प्रॉब्लम में आते हो, आप क्यों कर रहे हो? आप इसको ऑटोमेट कर लो। कुछ नहीं करना आपने, स्टडी मैट उठाया, कॉपी पेस्ट करा, फ़ोन चेंज करा, फ़ोन कर दो सेट 12 और फ़ॉन्ट कर दो लाइक यू कैन गो विद मोनोटाइप कॉर्सिवा और एनी हैंड राइटिंग फॉन्ट कर दो, बन गई आपकी हैंड रिटन बुक। मार्केट में देख लो, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, है ना? तो मैं आज तक उस चीज को ऑटोमेट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी विचारधारा क्या है? मेरी विचारधारा है कि नहीं, मेरे स्टूडेंट्स इससे ज्यादा फ्रेंडली हैं। तो विचारधारा की बात है, तो ये चैलेंजेस है। अब 10,000 बार लोग मुझे कह चुके हैं सोनाली मैम कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, और मैं नहीं करती हूँ। सो दैट इज अगेन अ रेजिस्टेंस। तो ये चैलेंजेस हैं बीपीएम में। अब मान लो ये तो मैं अपने लेवल से सब पढ़ाती हूँ, मैं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, किसी टीम के अंडर काम करूँ या व्हाट्सोएवर, वहां पर वो मुझे बोले कि मैम आप क्या ये हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ाते रहते हो, आधे लोग आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, राइट? तो अब वहां पे क्या होगी? दिक्कत होगी। और बताती हूँ मैम, बाकी जब फैकल्टीज आपकी टीम में बाकी 7 सब्जेक्ट भी हैं, जब बाकी सारे फैकल्टीज ऑटोमेट करके बुक दे रहे हैं, आपको हैंड में जाना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, क्या इश्यूज होंगे? हाँ। अगर मान लो मुझे सबका बेस सेम रखना है, पर मैं कह रही हूँ नहीं मैं तो मैनुअली करूंगी, तो उस चीज को डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्टाफ रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? नेक्स्ट इज डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। देखो
कई बार क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस होता है ना किसका, ऑटोमेट करने का, वो क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ, हमारे यहाँ पर जीएसटी आया, ठीक है, आज भी जो लोग जीएसटी में रिटर्न फाइल करते हैं वो परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं बताओ? सॉफ्टवेयर उतना कंपैटिबल नहीं होता, जीएसटी की चीज़ें आज भी एक्ट में डिफाइन नहीं है। सिमिलरली अगर कोई मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ जाता है तो कोई हमारे पास हार्ड कॉपी में कोई रूल, कोई मैनुअल नहीं है कि आप इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो तो ये आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वी डो नॉट हैव एनी मैनुअल विद अस कि इसको ऐसे कर लो। सो इसीलिए जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इज दैट क्लियर? एंड इसके लिए मुझे क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो आ गया कॉस्ट एंड टाइम। आप मुझे बताओ, मान लो सीए फर्म है, वो आज तक मैनुअली ऑडिट रिपोर्ट जो है बनाती आई है। यू अंडरस्टैंड ऑडिट रिपोर्ट? 3CA 3CB 3CD ये फॉर्म नंबर्स होते हैं जिसमें कि ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जाती है। I guess prior to the year 2012 और 11, इससे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुआ करती थी। ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जो है अपने लेवल से बनाता था, अपने सिग्नेचर करता था, क्लाइंट के सिग्नेचर होते थे और फिर जाके उसको सबमिट करवाता था, ठीक है। बट आई थिंक 2011 या 12 के अंदर क्या हुआ, इसको ऑटोमेट कर दिया गया कि भाई सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही रिपोर्ट जनरेट कर लो और फिर उसके बाद में वो रिपोर्ट के कर लो, आप उसको वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दो, काम खत्म। फिर और थोड़े चेंजेस हुए। क्या हुआ कि इनकम टैक्स की वेबसाइट ने क्या बोला, अब सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, मैं पूरा ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर रहा हूँ। जो आपके 3CA 3CB 3CD मेन 3CD होता है, जो वो वाला फॉर्म है, उसके अंदर जितने भी क्लॉजेस हैं, जितने भी शेड्यूल्स डालने हैं ना, उसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, अटैचमेंट का ऑप्शन डाल दिया। कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि आपको अपने असेट्स के बारे में दिखाना है इन द फॉर्म 3CD, राइट, कि भैया इन लोगों के पास इतनी असेट्स है, मैंने इसको रिपोर्ट में मैंने इसको ऑडिट कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक है। तो असेट्स दिखाऊंगी तो मैं क्या एक शेड्यूल बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी? किसका शेड्यूल बनाऊंगी? डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी? कि कौन सी असेट थी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स। तो क्या हुआ कि अब हमारे को इनकम टैक्स की वेबसाइट ने, गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन दिया कि जो ये आप शेड्यूल बना रहे हो, ये शेड्यूल आपने अपने यहाँ पे बनाया और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। ये कैसे अपलोड किया जाता है? सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से एग्जामिनेशन फॉर्म पे में जाकर आप चीज़ों को क्या करते हो, अपलोड करते हो। तो सेम पोर्टल बना दिया, पोर्टल पे जाके आप सारे काम कर सकते हो। यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इवन फॉर फाइलिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इट इज बीइंग डन टोटली ऑनलाइन। ये क्या है बेटा, ये अगेन मैं बोलूँगी दिस इज एन ऑटोमेशन। बट मैं आपसे कहती हूँ कि जो लोग अभी तक मैनुअली काम कर रहे थे उनको ये सब चीज़ें समझाना, कराना। एंड आपको पता है, जब आप बीच मझधार में होते हो कि मैनुअल भी चल रहा है और हम ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहे हैं, वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एग्जिस्टिंग सिलेबस भी चल रहा है और ICAI का न्यू सिलेबस भी आने वाला है, सेम उसी प्रकार से बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ना ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेस। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी, यानी कि तो रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ? अननेसेसरी, यानी कि जो बकवास है। यानी कि हमने कहा कि प्रोसेसेस को क्या करना है, ऑटोमेट करना है, और ऐसा प्रोसेस जिसकी कोई मटीरियलिटी नहीं है, जो कि ज्यादा महत्व नहीं रखता, उस प्रोसेस को हमने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया। कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टाफ को चाय पिलाने के काम को ऑटोमेट करता है, बताओ। अब कोई होटल है, वो अपने गेस्ट को चाय, कॉफी, खाना उसको ऑटोमेट करता है, दोनों में सेम चीज करी है। बट इसके लिए क्या बन गया? मटेरियल। इसके लिए क्या बन गया? इमटेरियल। यू विजिट दी होटल्स आउटसाइड इंडिया,
यू विल फाइंड दिस थिंग. देर इज नो, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, बट थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप नॉर्मल ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, वेटर आपका खाना लेके रूम पे आता है, रूम सर्विस पे. सो वहाँ पर अगर आप विदेश जाते हैं, राइट, रोबोट्स आते हैं, आप उन रोबोट्स को लाइक उसमें एक कोड, पासकोड होता है, वो पासकोड आपको सेंड कर दिया जाता है. वो पासकोड जैसे कोई तिजोरी खोलते हैं ना, ऐसे उस रिपोर्ट के अंदर स्टोरेज बॉक्स होता है, आप पासवर्ड डाल के तिजोरी को ओपन करते हैं एंड फिर खाना आप खुद लेते हैं. और जैसे आप उसको खोलते हैं टाइमर लग जाता है. जैसे आपने दरवाज़ा खोला तुरंत क्या लग गया, टाइमर लग गया. टाइमिंग से एग्जाम्पल 1 मिनट, तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि 1 मिनट के अंदर आपने खाना निकाला कि नहीं निकाला. अब जो रिपोर्ट है वो आपके रूम के सामने कैसे आता है, कैसे आता है बताऊं, कैसे आता है बताती हूँ, रुको एक चीज दिखाती हूँ पहले. हाँ नमस्ते भाभी. क्या दीदी इतना लेट आ रहे हो आप? आपका तो रोज का हो गया है. भाभी वो गुप्ता आंटी के मेहमान आ रखे, ढेर था बर्तनों का, इसीलिए टाइम लग गया. रोज रोज के बहाने. दीदी सोफे के नीचे भी मार लो, रोज बताना पड़ता है. अरे दीदी टॉर्च पे झाड़ू कौन मारता है, थोड़ा साइड से सफाई कर लो ना. दीदी वो कोना रह गया, वो भी करना होता है ना. भाभी. हाँ जी मैं जा रही, दरवाजा बंद कर लियो. है 15 मिनट में पूरे घर का झाड़ू पोछा हो गया. तभी 2 घर और पड़े हैं. अच्छा चलो ठीक है, पर दीदी कल से तो टाइम पे आ जाओगे ना, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है वरना. अरे भाभी मैं तो आपको बताना भूल गई, कल से तो मैं छुट्टी पे जा रही. छुट्टी क्यों? वो मेरे गांव में शादी है, 4-5 दिन में आ जाऊंगी. दीदी फिर सफाई कैसे होगी? अरे सुनो रुको. इस तरह की चिक चिक तो हम में से काफी लोग डेली बेसिस पे फेस करते ही हैं, बट अपनी लाइफ को इजी एंड हैसल फ्री बनाने के लिए इस टाइम वी टेक सम वाइज डिसीजंस. Hi guys, my name is Ila and welcome back to Her Fab Way, and to watch this video in English, please switch on the subtitles. तो आज मैं आपके साथ एक रोबोटिक क्लीनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. और रोबोट जो आपका पूरा घर साफ करेगा, वैक्यूम एंड मॉप, दैट इज झाड़ू एंड पोछा. लास्ट ईयर भी मैंने एक रोबोटिक क्लीनर रिव्यू किया था एंड उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बट विद टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इसीलिए आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मैक्टरिंग लेजरॉन S9 Pro रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर. ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट नाउ मार्केट में बहुत सारे रोबोटिक क्लीनर्स अवेलेबल हैं एंड मैंने काफ़ी ट्राई भी किए हैं, बट ये वाला रोबोटिक क्लीनर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मेनली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंडियन ब्रांड है. सेकेंडली इसके फीचर्स, इसकी टेक्नोलॉजी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास. एंड थर्ड ऑफ ऑल इसको आप जितना चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि कारपेट पे सिर्फ वैक्यूम होना है, मॉप नहीं होना, तो आप मैप में बस उतना एरिया मार्क कर दीजिए एंड योर रोबोट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. या फिर कहीं पे टॉयज फैले हुए हैं एंड यू डोंट वांट टू क्लीन देम राइट नाउ, तो सिंपली रोबोट को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए एंड योर जॉब इज डन. रोबोट बिना उन टॉयज को टच करे बाकी का पूरा एरिया क्लीन कर देगा. ये सब थोड़े से एग्जाम्पल हैं, बट आगे इस वीडियो में आप इसके और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखेंगे. हियर इज द फ्लो ऑफ द वीडियो. हम इसके फीचर्स, इसकी फंक्शनिंग, इसकी लिमिटेशंस वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप में से काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या एक रोबोटिक क्लीनर मेड को रिप्लेस कर सकता है, तो उसका ऑनेस्ट आंसर आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी. सो नाउ लेट्स अनबॉक्स इट. ये है रोबोट वैक्यूम क्लीनर, अडेप्टर, चार्जिंग डॉक, a remote and 2 AAA batteries, a water tank with mop pad, 2 side brushes and a cleaning tool. You also get a user manual, warranty card and FAQ sheet. अब हम इसके फीचर्स को डिटेल में समझेंगे. ये रोबोट लिडार 2.0 बेस्ड नेविगेशन यूज करता है. दिस वे ये रोबोट पूरा एरिया इंटेलिजेंटली स्कैन कर पाता है एंड आपके घर का एक एक्यूरेट मैप फॉर्म करता है. जितना एक्यूरेटली ये एरिया स्कैन करता है उतनी ही एफिशिएंटली उसको क्लीन भी करता है.
इसकी सक्शन पावर 3000 पास्कल्स है, जिससे ये फ्लोर पे से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी कलेक्ट कर लेता है। क्लीनिंग के लिए ये रोबोट एस पैटर्न फॉलो करता है। ऑल्सो इससे आप 2-in-1 क्लीनिंग कर सकते हैं, वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग टुगेदर। It can work on different surfaces like wooden, marble, tiles and carpet. इस डिवाइस में क्लिफ सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटली किसी भी हाइट जैसे बालकनी या स्टेयर्स से गिरेगा नहीं। अब हम देखेंगे कि इसको फर्स्ट टाइम असेंबल एंड इंस्टॉल कैसे करना है। यूज करने से पहले इन फोम स्ट्रिप्स को जरूर रिमूव कर लें। ये है इसके वेयर रेजिस्टेंस टायर्स और इसमें मेन ब्रश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नाउ लेट्स अटैच दीज 2 ब्रशेस। दोनों ब्रशेस पर उनकी साइड्स मार्क्ड हैं, तो हम उनको डेजिग्नेटेड स्लॉट्स में अटैच कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैंक्स। इसमें आपको 2 टैंक्स मिलते हैं। फर्स्ट है ये डुअल टैंक फॉर वैक्यूम एंड मॉप। दिस इज द लिड जिसको ओपन करके हम वाटर ऐड करते हैं, और ये है इसका मॉप पैड जो इस तरह से टैंक के बेस में अटैच हो जाता है। सेकंड है ये डस्ट टैंक ओनली फॉर वैक्यूमिंग। इस टैंक में डिफरेंट फिल्टर्स हैं माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट करने के लिए। हेपा फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर एंड अ प्राइमरी फिल्टर। रोबोट के टॉप पे भी पावर एंड होम बटन्स हैं। रोबोट को यूज करने के लिए सबसे पहले इसको ऑन कर लें और उसके बाद इसको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए चार्ज होने दें। रोबोट को यूज करने के लिए आपको स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करनी है और अपना रोबोट कनेक्ट करना है। नाउ योर रोबोट इज रेडी। अब ये रोबोट आपके घर के हर रूम के हर कॉर्नर में जाएगा। द रोबोट विल स्कैन ईच एंड एवरी कॉर्नर, under the sofas, under the table, everywhere. जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा था, जितना इंटेलिजेंटली ये आपका एरिया स्कैन करेगा, उतना ही एक्यूरेट आपके घर का मैप बनेगा। एंड सी, इट्स रेडी। अब आप इस मैप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिफरेंट रूम्स को सेपरेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। देन डिफरेंट रूम्स को आपको नेम करना है तो वो भी आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्मार्ट क्लीनिंग फीचर्स। इस रोबोट को आप जनरल क्लीनिंग के लिए स्मार्ट क्लीनिंग मोड पे रन कर सकते हैं और इसका सक्शन लेवल एंड वाटर वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा इस रोबोट में 2 बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इससे अपना घर क्लीन करते हैं तो आप इसमें एक सीक्वेंस सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा एरिया क्लीन होना है। जैसे कि आई प्रेफर कि सबसे पहले किचन क्लीन हो जाए, तो आप अपने ऐप में सेकंड्स में ये सेटिंग कर सकते हैं। देन अगर आपके घर में कोई ऐसा रूम है जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा डर्टी हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में जिस रूम में हमारे पेट्स रहते हैं वो नेचुरली ज़्यादा डर्टी हो जाता है, तो इफ़ यू वांट कि पर्टिकुलरली उस रूम में आपका रोबोट ज़्यादा पावर के साथ वैक्यूम एंड मॉप करे एंड इवन 2 बार सफाई करे, तो आप वो सेटिंग भी अपने ऐप में कर सकते हैं। दिस आई थिंक इज़ अ ग्रेट फीचर। देन समटाइम्स यू वांट कि एक पर्टिकुलर एरिया में रोबोट एंटर ना करे, फॉर एग्जांपल बाथरूम्स, तो हम ऐप में एक वर्चुअल वॉल ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन हमारा रोबोट उस एरिया में नहीं जाएगा। ऑल्सो इफ यू वांट कि ये सारे कस्टमाइजेशंस आपका रोबोट हमेशा फॉलो करे, तो अपने ऐप में ये कस्टम मोड को ऑन रखिए। देन कितनी बार क्या होता है कि हमें पूरा घर नहीं क्लीन करना, सिर्फ एक रूम क्लीन करना है, जैसे डिनर के बाद किचन समेट ली, बर्तन धुल गए, तो अब खाली किचन का फ्लोर क्लीन होना है। तो ऐसे में आप अपनी ऐप में किचन सिलेक्ट कीजिए एंड रोबोट आपकी पूरी किचन क्विकली वैक्यूम एंड मॉप कर देगा। Isn't this super convenient? देन अगर आपको पूरा रूम नहीं, थोड़ा सा ही एरिया क्लीन करना है, तो सिर्फ अपने ऐप में उतना ही एरिया सिलेक्ट कर लीजिए एंड लीव द रेस्ट टू द रोबोट। अनदर ग्रेट थिंग इज कि इस रोबोट को आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं।
लेकिन कितनी बार क्या होता है कि जो हमारे घर के फॉर एग्जांपल एल्डर्स होते हैं वो ऐप यूज करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो रिमोट से भी इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। सी इट्स सो इजी, आपके सभी फैमिली मेंबर्स इसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। Return for charging. देन आप इस रोबोट को शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 7 AM का अलार्म लगा रही हूँ फॉर डेली क्लीनिंग एक्सेप्ट फॉर संडे एंड सी इट्स डन। अगर रोबोट की सारे नोटिफिकेशंस जैसे कि Cleaning device mounted. Start charging. आप म्यूट करना चाहते हैं तो इसका डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखिए। फाइनली गाइस, अगर आपका क्लीनिंग एरिया बहुत बड़ा है, मोर देन 2000 स्क्वायर फीट, तो हो सकता है क्लीनिंग के बीच में ये डिस्चार्ज हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग डॉक पे चले जाएगा। एंड इफ यू वांट कि चार्जिंग के बाद ये हमेशा ऑटोमेटिकली ही अपनी क्लीनिंग रिज्यूम करे, तो इसका ब्रेक पॉइंट कॉन्टिन्यूअस क्लीनिंग मोड ऑन रखिए। सो गाइज, अब तक हमने देखा कि हमें इस रोबोट को कैसे ऑपरेट करना है। नाउ वील टॉक अबाउट इट्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। रोबोट को क्लीन करने के लिए सबसे पहले इसको ऑफ कर लें एंड इसका टैंक रिमूव कर लें। ये माइक्रोफाइबर मॉप पैड है, इसलिए इनको वॉश करने के लिए आप कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट या शैम्पू यूज कर सकते हैं एंड देन जस्ट लीव इट टू ड्राई। देन लुक, यहाँ पर सारा डर्ट, पेट हेयर सब कलेक्टेड है। इसको हम अपने गार्बेज बिन में एम्प्टी कर लेंगे और ये क्लीनिंग टूल यूज करके इसको क्लीन कर लेंगे। सी इट्स टोटली क्लीन नाउ। अब हम रोबोट को टर्न करके इसके ब्रशेस को भी क्लीन कर लेंगे। मेन ब्रश को क्लीन करने के लिए उसको ऐसे पुल आउट कर लीजिए और आप देखेंगे कि उसमें सारे हेयर स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स टैंगल्ड हैं। उनको आप ये क्लीनिंग टूल यूज करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। एंड सी इवन दिस इज क्लीन नाउ। फॉर बेटर नेविगेशन आप इसके सेंसर्स को भी टाइम टू टाइम किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ जैसे कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रिकॉशंस। किसी भी रोबोटिक क्लीनर को यूज करते टाइम आपको 2 प्रिकॉशंस हमेशा लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनके अंदर कोई भी फिनाइल या फ्लो क्लीनर ऐड नहीं कर सकते अनलेस स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, ये फ्लो क्लीनर्स जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं एंड ये मशीन्स उनके लिए डिजाइन नहीं होती। सेकेंडली, ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीम आयरन, गार्मेंट स्टीमर, रोबोटिक क्लीनर्स, इनमें आप कभी भी रेगुलर टैप वाटर ऐड मत करिए। हमेशा ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफाइड वाटर ही ऐड करिए, वरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर सॉल्ट डिपॉजिट्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स लिमिटेशंस एंड ऑल्सो कि क्या एक रोबोटिक क्लीनर मेड्स को रिप्लेस कर सकता है। तो इसका ऑनेस्ट आंसर है येस। आई फील कि 95% तक रोबोट्स जो हैं मेड का सारा काम कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस तो हैं ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो हाइट वाला जो फर्नीचर होता है या स्मॉल स्पेसेस होती हैं, वहाँ रोबोटिक क्लीनर्स एंटर नहीं कर पाते। मेड की ब्रूम वहाँ चले जाएगी। सेकेंडली, क्योंकि इसके अंदर एंटी ड्रॉप सेंसर्स हैं, तो इससे आप अपने घर की स्टेयर्स क्लीन नहीं कर सकते। एंड थर्डली, रोबोटिक क्लीनर्स को आपको खुद ही क्लीन करना होता है। लाइक आई शोड यू, इट्स नॉट अ ह्यूज टास्क, बट हाँ 10 मिनट्स लग जाएंगे। बट कुछ वेज में रोबोटिक क्लीनर मेड से भी बेटर हैं, which brings me to the advantages of having robotic cleaners. रोबोटिक क्लीनर्स को आप दिन में किसी भी टाइम, दिन में कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, अपना घर क्लीन करा सकते हैं। मेड सिर्फ एक बार क्लीनिंग करेगी एंड रोबोटिक क्लीनर जितनी बार आप चाहें। ऑल्सो, चाहे आपको पूरा घर क्लीन कराना है, चाहे सिर्फ एक रूम, चाहे एक छोटा सा एरिया, आपको सिर्फ रोबोट को इंस्ट्रक्ट करना है। दैट्स इट। एंड फाइनली गाइज, अगर आप रोबोटिक क्लीनर यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर की क्लीनिंग के लिए मेड्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। इनफैक्ट अगर आपका रोबोट चार्ज्ड है तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। Coming to the conclusion, if I talk about my experience, तो मुझे इस रोबोट की क्लीनिंग, स्पेशली मॉपिंग, बहुत इम्प्रेसिव लगी। It mops really well. One go में ये हमारा पूरा घर अच्छे से साफ कर देता है।
देन इस रोबोट का सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर जो मुझे लगा वो ये है कि आप इसको कितना डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमारी छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, लिटरली लाइक हम अपनी हाउस हेल्प्स को बोलते हैं कि अरे वहाँ बहुत गंदा है, वहाँ अच्छे से सफाई करना, पहले उस रूम में सफाई कर लो, या वहाँ पर झाड़ू मत लगाना, एंड ऑल ऑफ दैट। वो बगल वाला ऑटोमेटिक रिडंडेंट प्रोसेसेस। चलो, सो क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसका निमोनिक क्या है? एड्स। ओके, ए से ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेस। क्या हो गया? बेकार हो गया। जो कोई काम का प्रोसेस नहीं है उसको भी ऑटोमेट कर दिया। बताओ क्या किया? बेकार कर दिया। डिफाइनिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि ये जो है क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मल भी लिख सकते हो, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टाफ रेजिस्टेंस एंड कॉस्ट भी क्या है? हाई है। इज दैट क्लियर? घर से रीड कर लेंगे अब इसको सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां ये वाला क्वेश्चन अब समझिएगा। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि हमें ना ये बता दो कि हम कौन कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट करें। क्या कहते हैं? आप हमें ये बता दो कि कौन कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट करें। ना प्रोसेस को ऑटोमेट करना तो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो मैं किस किस की लिस्ट बना के दूं कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो इसने क्या बोला कि मैं आपको प्रोसेस के नाम नहीं बताता, बट मैं आपको प्रोसेस का नेचर बता देता हूं। बात समझ आई? कि अगर ऐसे वाले प्रोसेस होंगे ना कि इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएंगे तो आप क्या कर लो? उसको ऑटोमेट कर लो। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। चलो, उसने क्या बोला? फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स। चलिए, फर्स्ट इज ऐसे प्रोसेस जिसमें हाई वॉल्यूम रहता है, जैसे कि सेल्स। हर 2 मिनट बाद हमारी सेल्स होनी है। मैकडी ने क्या किया? अपना सेल्स का सॉफ्टवेयर बना दिया, काउंटर बना दिया। दैट इज हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। या फिर वो टास्क क्या है? रिपीटेटिव इन नेचर है। मुझे हर बार नोट्स देने ही पड़ेंगे, रिपीटेटिव इन नेचर है। तो क्या किया? एक बार बनाया फिर उसको ऑटोमेट कर दिया। जहां पर रिपीटिशन इन्वॉल्व है वहां पर क्या कर दो? बीपीए ऑटोमेशन कर दो। ओके, नेक्स्ट, जहां पर लोग इन्वॉल्व है तो लोगों की जगह क्या करो? मशीन, यानी कि ऑटोमेशन, यानी कि मूव टुवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव थिंग्स। जैसे कि आपका कॉल सेंटर। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? पहले आपको ये देखने को मिलता था और अब क्या देखने को मिलता है? सुनने को मिलता है प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाइए, फिर उसके बाद वो कुछ बोलेगा, फिर 1 दबाओ, 2 दबाओ, 8 दबाओ, 10 दबाओ। मतलब उसके बाद आई गेस 5-6 स्टेप्स करने के बाद में अगर आपका हल नहीं निकलता है तब जाके एग्जीक्यूटिव आता है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप्स को क्या कर दिया? ऑटोमेट कर दिया। तो मैक्सिमम लोग वहीं पर ही छटनी हो जाएगी। अमेज़न का अगर आपको ऑर्डर नहीं पहुंचा है या आपको ट्रैक देखना है क्या है क्या नहीं है, आपको उसमें किसी एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है। कॉल करो, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 4 दबाओ, जो बोल रहा है वो दबाओ और अपना काम कर लो। नेक्स्ट इज ऐसे प्रोसेस जो क्या है? टाइम सेंसिटिव। अब जैसे बैंक को पता था ना कि भैया सेम डे के अंदर ही ट्रांजैक्शन करनी है, तो क्या कर लिया उसने? ऑटोमेट कर लिया। 1 डे का भी क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, तो इसने क्या किया? उसने ऑटोमेट कर लिया। अभी तक 3 कौन कौन से पढ़े? ऐसे जहां पे रिपीटिशन इन्वॉल्व हो, जहां पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो और जहां पे टाइम फैक्टर हो। टाइम सेंसिटिव प्रोसेस का मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें टाइम बहुत सेंसिटिव रोल प्ले करता है। ओके, और कौन से प्रोसेस को हमें ऑटोमेट करना चाहिए? जहां पर हमारे को क्या चाहिए? जहां पर हमारे को ऑडिट ट्रेल चाहिए। अब आपको पता है ऑडिट ट्रेल क्या होता है? राइट, बताओ क्या होता है? बेसिकली द हिस्ट्री। अब द पॉइंट इज, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग टैली ERP, देन मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है यहाँ पर, ठीक है, और जर्नल एंट्री है। बाकी की जो प्रोसेसिंग है वो तो मेरे को नहीं दिखी ना कैसे 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 हुई। तो ऑडिट ट्रेल ऑटोमेशन के केस में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जहां पे मुश्किल हो रहा है वहां पर क्या कर लो? वहां पर ऑटोमेशन कर लो। और हाँ, ऑडिट ट्रेल को, कंप्लायंस ऑडिट ट्रेल को जो ट्राई करो कि मैक्सिमम ऑडिट ट्रेल आप कलेक्ट कर सको। लास्ट इज ऐसे प्रोसेस जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो मार्केटिंग एंड सेल्स आपस में क्या है?
इंटरडिपेंडेंट है। मार्केटिंग अच्छी होगी तो सेल्स ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो मार्केटिंग को क्या किया हमने, गूगल एडवर्ट लगा दिए, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो जैसे हमने इसको ऑटोमेट किया, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स क्या हो गई, ऑटोमेट हो गई। सो ऐसे प्रोसेसेस जिनका इम्पैक्ट होता है दूसरे प्रोसेस के ऊपर, उसको भी क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। इज दैट क्लियर, बात समझ आई? सो दीज वर दी 5 टास्क जो कि उसने नेचर वाइज आपको डिफाइन कर दिए। गिविंग यू 2 minutes टू रिवाइज। तीनों पॉइंट समझ में आया? ऑडिट ट्रेल वाला पॉइंट दोबारा समझा दूं, समझ में आ गया? इन सिंपल वर्ड्स, वेर एवर वी वॉन्ट टू गो विद द ऑडिट, वी वॉन्ट टू हैव ऑडिट ट्रेल। सो वो चाहिए तो क्या करो, ऑटोमेशन करो और चीज़ों को आसान बना दो। इज दैट क्लियर? आसान था, सिंपल था। किसको जाना है अब बीकॉम के एग्जाम्स के लिए? आपको जाना है, आपको भी जाना है, आपको भी जाना है, आपको जाना है। जिसको जाना है एक बार ही सिमरन मैम से बात कर लेते हैं और फिर चलते हैं। फिर क्या होगा? है अच्छा, बस 15 मिनट का ही है, ठीक है, चलो ओके। सो लेट्स गो फॉर द ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू द रेस्ट।